हेलो दोस्तों, आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिटरेचर की एक ऐसी मास्टरपीस डिस्कस करने वाले हैं जो पढ़ने में तो बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन उसका मीनिंग सच में बहुत गहरा है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम डस्ट ऑफ स्नो की। एक गाइड और टीचर के तौर पर आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पोएम का एक एक शब्द सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आया है जब सुबह उठते ही कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे अलार्म ही नहीं बजा या फिर सुबह सुबह डांट पड़ गई और लगने लगता है कि यार बस आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया, है ना? हम सभी ने ऐसे दिन फेस किए हैं जहां मूड बिल्कुल ही ग्लूमी और उदास होता है। देखा जाए तो ये पोएम एग्जैक्टली उसी मेंटल स्टेट और उन्हीं इमोशंस के बारे में बात करती है। तो आज का हमारा स्टडी प्लान क्या है? एकदम सिंपल। पहले हम समझेंगे नेचर एंड आवर मेंटल स्टेट, फिर आएगा द ग्लूमी सेटअप, उसके बाद द टर्निंग पॉइंट, फिर हम डीप डाइव करेंगे मीनिंग एंड हिडन सिंबलिज्म में, और एंड में एग्जाम टाइम के लिए एक परफेक्ट एग्जाम रिविजन समरी और साथ में एक छोटा सा क्विक फायर क्विज भी होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, नेचर एंड आवर मेंटल स्टेट। आखिर इस आसपास की दुनिया और हमारी फीलिंग्स के बीच कनेक्शन क्या है? देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने नेचर यानी प्रकृति का बहुत ब्रिलियंटली इस्तेमाल किया है। सच तो ये है कि नेचर हमारे डेली मूड को पावरफुली इम्पैक्ट करता है। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे अंदर की जो उदासी होती है वो हमारे आसपास के माहौल से कनेक्ट हो जाती है। सैडनेस में ना बाहर का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल उदास लगने लगता है। पोएट ने इसी कनेक्शन को बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम की फाउंडेशन बनाया है। अब आते हैं द ग्लूमी सेटअप पर, वो अंधेरा और उदास वातावरण जहां से एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है। नोटिस करने वाली बात यह है कि पोएट ने यहाँ किसी आम या सुंदर से पेड़ का नाम नहीं लिया, बल्कि हेमलॉक ट्री को चुना है। खुद इमेजिन करके देखिए, एक डार्क हेवी सा जहरीला पेड़। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, हिस्ट्री में महान फिलोसोफर सोक्रेटिस को डेथ पेनल्टी में यही हेमलॉक का जहर दिया गया था। तो सोचिए, पोएट ने इस एक्सट्रीम नेगेटिविटी और डेथ के सिंबल को क्यों चुना? सिर्फ अपने अंदर के डार्क एटमॉस्फेयर और दुख को बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस ग्लूमी सेटअप में पोएट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, सिंबलिज्म, जिसके लिए उन्होंने चुना क्रो यानी कौवे को। सिंबलिज्म का बेसिकली मतलब होता है जब कोई चीज किसी और बड़ी चीज का प्रतीक बन जाती है। क्रो को लिटरेचर में अक्सर एक नेगेटिव सिंबल या अपशगुन की तरह देखा जाता है। अब पूरी पिक्चर दिमाग में बनाइए, एक जहरीला पेड़ और उस पर बैठा एक कौवा। सब कुछ कंप्लीटली नेगेटिव और सैड लग रहा है। और इन सब के ठीक बीच में हमारे पोएट खड़े हैं, उदास और खोए हुए। उनका मूड बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनका एनवायरनमेंट, डार्क, सैड और कंप्लीटली बिना किसी होप के। ऐसा लग रहा है जैसे दिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पोएट ने इमोशंस को इतना हैवी रखा है ना कि पढ़ते वक्त हमें भी उनका दुख महसूस होने लगता है। लेकिन तभी आता है कहानी में द टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी अचानक से हुई एक्शन जो इस पूरी ग्लूमिनेस को तोड़ कर रख देती है। अब ये टर्निंग पॉइंट आखिर है क्या? वो है हमारा टाइटल, डस्ट ऑफ स्नो। अब ये कोई धूल मिट्टी नहीं है, बल्कि बर्फ के बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एकदम क्रिस्प और प्योर सफेद पाउडर जैसी बर्फ आसमान से पेड़ पर गिरी हुई है। इस पूरे डार्क सेटअप में ये प्योर और ब्यूटीफुल सा एलिमेंट अचानक से कहानी में एंटर करता है। सभी स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को बिल्कुल ध्यान से समझें। एक्चुअली होता क्या है? नंबर 1, पोएट पेड़ के नीचे उदास खड़े हैं। नंबर 2, अचानक पेड़ पर बैठा क्रो थोड़ा सा हिलता है जिससे वो ब्रांच शेक होती है। नंबर 3, उस ब्रांच से डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के पार्टिकल्स अचानक पोएट पर गिरती हैं। और नंबर 4, इस छोटी सी फिजिकल एक्शन से उनका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अच्छा, एग्जाम के लिए एक प्रो टिप नोट कर लीजिए। इस पूरी पोएम में एन्जैममेंट नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इसका मतलब है जब लाइंस बिना किसी पंक्चुएशन के कंटिन्यूस चलती हैं, बिल्कुल उस लगातार गिरती हुई बर्फ की तरह। ये चीज ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करते हैं कि कैसे नेचर में होने वाली एक हल्की सी मूवमेंट, वो बर्फ का आहिस्ता से गिरना, अंदर के जमे हुए दुख को एक सेकंड में हटा देती है।
द फॉलिंग स्नो इंस्टेंटली सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे। जो दिन लग रहा था कि पूरी तरह बर्बाद हो गया है, बर्फ के उन ठंडे और फ्रेश पार्टिकल्स ने पोएट को उस नेगेटिव जोन से बाहर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मीनिंग एंड हिडन सिंबलिज्म की तरफ। क्लास का पूरा ध्यान अब यहाँ होना चाहिए, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इस कंपैरिजन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारे पास नेगेटिव सिंबल्स हैं, क्रो और हेमलॉक, और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव आउटकम है, मूड का अच्छा हो जाना और दिन का बच जाना। नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि बुरी चीज़ों से बुराई होगा, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ आयरनी नाम के पोएटिक डिवाइस का बड़ा ही कमाल का इस्तेमाल किया है। आयरनी का मतलब होता है जब जो उम्मीद हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। जिन चीज़ों को हमारी सोसाइटी अपशगुन मानती है, नेचर उन्हीं नेगेटिव चीज़ों के थ्रू किसी की लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज ला सकती है। तो इस पोएम के मेन मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं? पहला, स्मॉल एक्शंस ब्रिंग बिग चेंजेस। जिंदगी में छोटे छोटे पलों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। दूसरा, नेचर इज पावरफुल। प्रकृति में ऐसी ताकत है जो बड़े से बड़े दुख को मिटा सकती है। और तीसरा, अ बैड मूड कैन चेंज एनी टाइम। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर शुरुआत बुरी हुई है तो पूरा दिन ही बुरा होगा। अब आते हैं एग्जाम रिवीजन समरी पर। अब सब लोग अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो जल्दी से इन्हें लिख लीजिए। इस पोएम के 3 कोर मॉरल्स हैं। नंबर 1, नेवर लूज होप। हालात कितने भी डार्क क्यों ना लग रहे हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 2, वैल्यू द स्मॉल थिंग्स। जिंदगी की छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। और नंबर 3, ऑलवेज अप्रिशिएट लाइफ। नेचर हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करती है। अगर आप ये 3 पॉइंट्स अपने एग्जाम आंसर्स में लिखेंगे तो समझ लीजिए फुल मार्क्स पक्के। अब बारी है क्विक फायर क्विज की। थोड़ी सी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाए। देखते हैं कि आज की इस क्लास में फोकस किसका सबसे ज्यादा था। आर वी रेडी? पहला सवाल ध्यान से सुनिए। पोयम की शुरुआत में हेमलॉक ट्री और क्रो आखिर किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों डार्कनेस, सैडनेस और एक कंप्लीटली नेगेटिव एटमॉस्फेयर को दर्शाते हैं जो कवि के उस उदास मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वो कौन सा एक स्पेसिफिक इवेंट था जो इस उदासी के बीच टर्निंग पॉइंट बन गया? याद कीजिए। जी हाँ, वो मोमेंट था जब क्रो की मूवमेंट की वजह से हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरी। उस एक छोटी सी मूवमेंट ने पूरा गेम बदल दिया। और अब आखिरी सवाल जो हम सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। क्या नेचर में छोटे और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स वाकई में हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं? इस पोएम को इतनी डिटेल में समझने के बाद इसका जवाब डेफिनेटली हाँ ही होना चाहिए। सोचिए ना, अगर बर्फ की एक छोटी सी बूंद एक जहरीले पेड़ से गिरकर किसी का पूरा मूड और दिन बचा सकती है, तो हमारी जिंदगी में ऐसे कितने चमत्कार हैं जिन्हें हम शायद रोज इग्नोर कर देते हैं। अगली बार उदासी हो तो आसपास अपनी डस्ट ऑफ स्नो जरूर ढूंढिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।